हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यूएस क्रिप्टेक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले फ्रेम टूल के बारे में। फ्रेम टूल काफी छोटा टूल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टूल है। क्यों? क्योंकि कई जगह फ्रेम टूल का जो यूटिलाइजेशन होता है या फिर ये कहो कि अलग अलग तरीके से जिस तरीके से हम फ्रेम टूल का यूज करते हैं ये काफी हेल्प कर देता है हमारे एफर्ट कम करके एंड क्रिएटिविटी बढ़ाने में भी कई जगह हेल्प कर देता है। तो इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि फ्रेम टूल क्या काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अभी मैंने क्या किया, वही सेम हमारी 500 बाय 500 की एक पीएसडी मैंने ओपन कर रखी है और इस पीएसडी के अंदर मैं यूज करने वाला फ्रेम टूल। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जैसे हमारे घरों के अंदर वॉल के ऊपर जो फ्रेम्स होती है उसमें हम अलग अलग तरह की फ्रेम्स लगाते हैं और उनके अंदर होता है कई सारी इमेजेस। ठीक है, यानी कि अलग अलग फ्रेम में अलग अलग इमेजेस का हम यूज करते हैं। तो यहां पर भी फ्रेम जस्ट लाइक इमेजेस के तौर पे काम आता है। उनको एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर सर्टेन एरिया में बांधने का काम करते हैं। किस तरीके से बात करते हैं? फ्रेम टूल बेसिकली टूल मेन्यू के अंदर यहां पे हमारे 6 पोजीशन पे आता है और इसका जो शॉर्टकट है वो है के फॉर काइट। फोटोशॉप सीसी से पहले फ्रेम टूल नहीं था, तो अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको फ्रेम टूल नहीं मिलेगा। लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ये जो एडोब फोटोशॉप सीसी है उसमें ये फ्रेम टूल कई बार मतलब वहां से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रेम टूल एक्टिव किया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल टाइप इसको क्रिएट कर रहा हूँ। जस्ट लाइक हम शेप जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही मैंने लेफ्ट मेन्यू को जो माउस का मेरा लेफ्ट क्लिक होता है उसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे मेरी एक काइंड ऑफ फ्रेम बन गई। जैसे यहाँ पे मेरी फ्रेम बन गई तो अब ऑब्वियसली मैंने कहा कि फ्रेम किस पे एक्टिविटी करता है, इमेजेस को लेके। तो मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए होगी, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से ये इमेज मैंने ड्रैग की और यहां पे मैंने सीधी सीधी ड्रॉप कर दी। तो अभी आप नोटिस करेंगे कि ये जो मेरी इमेज है इसको मैं अलग से फोटोशॉप में यहाँ पे खोल के दिखा देता हूं कि अगर आप नोटिस करेंगे ये जो एरिया है यानी इतना सारा एरिया इसका जो था, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ये देखिए यहाँ पे ये मेरी जो हट है या 2-3 घर हैं, कुछ मेरा घर कट गए हैं लेकिन एक्चुअल में इमेज देखूं तो ये पूरी एक जो ये मेरा घर था ये काफी बड़ा था। मतलब यानी कि इतना हिस्सा मेरा क्या हो गया, कट हो गया। सेम चीज लेफ्ट हैंड साइड से भी हुई। तो ओवरऑल क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो इमेज का एक्सपेक्टेड रेशियो था वो मेरे इस फ्रेम की साइज से बड़ा हो गया और ये मेरी जो फ्रेम है उसके अंदर ये मेरी पूरी इमेज क्या हो गई, क्लिप हो गई एक तरह से। अब जिन लोगों को क्लिपिंग मास्क नहीं आइडिया है उन्होंने जो हमने एडोब फोटोशॉप के अंदर जो वेबसाइट इंट्रोडक्शन का डिस्कशन किया था या वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइन के बारे में जब डिस्कस किया था तब क्लिपिंग मास्क आया था। तो वहां पे भी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और यहाँ पे भी हम एक बार और उसको रिपीट करेंगे। सो बेसिकली क्लिप मास्क और फ्रेम ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बस फ्रेम टूल के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है। कैसे? मान लीजिए अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ समझाने के लिए, ओनली समझाने के पर्पज से है। ये मैंने एक शेप लिया, फाइन, जैसा शेप चाहिए आपको, आप पेन टूल से बना रहे हैं या आप शेप टूल से बना रहे हैं वो आपकी चॉइस है। ये मैंने एक शेप लिया और यहाँ पे मेरी जो इस इमेज को मैंने क्या किया, अनलॉक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इस पीएचडी के अंदर लेके आया। तो देखा जाए तो ये मेरी जो इमेज है बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली मेरे इस शेप के। ठीक है, तो इस इमेज को मैंने क्या किया, बेसिकली राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके, ध्यान रखिएगा इस केस में मेरी जो इमेज है वो मेरे शेप के ऊपर है, ठीक है, अपर लेयर के तौर पे। यहाँ पे मैंने इमेज को क्या किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने किया क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो आप नोटिस करेंगे मेरा जो शेप है उसकी जो साइज थी उसके अंदर मेरी जो इमेज है वो क्लिप हो गई। इमेज कटी नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कटी नहीं है, ना ही फिट हुई है। ये जस्ट एक तरह से जितना हिस्सा इसके अंदर आ सकता था वो बस क्लिप हो गया। अब जैसे ये मेरी पूरी इमेज थी, मुझे ये पूरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये पहाड़ या फिर ये पेड़ चाहिए, तो मैंने इस तरीके से इसको क्लिप कर दिया। तो कई बार क्लिपिंग मास्क और फ्रेम टूल में कंफ्यूजन होता है, लेकिन क्लिपिंग मास्क में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको क्लिप कर सकते हैं एंड
रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेम टूल में काफी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है। अब रीसाइज करने के लिए आपको पता है कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, कई बार यूज कर चुका हूं, तो बेसिक चीजों को मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि काफी बार हमने इस पूरी एडोब फोटोशॉप के अंदर कई सारी ऐसी एक्टिविटी कर रखी है। और अब आप पूरी सीरीज देख के आए हैं, तो मुझे लगता है कई बेसिक चीजें अब आपको पता है। सो ज्यादा टाइम नहीं लगा के इतना आइडिया ले लेते हैं कि जो मेरा शेप है उसके अंदर मैंने ये इमेज क्या की, क्लिप कर दी और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फ्रेम को मैंने सेट कर दिया। अब मैं इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन लेके इसकी डेप्थ बढ़ा के काफी कुछ एक्टिविटी ऑब्वियसली कर सकता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से क्लिपिंग मास्क। फ्रेम ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या चीज आ जाती है कि मैं अपने अकॉर्डिंग मुझे शेप लेने की इसमें नीड नहीं पड़ रही है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, एक फ्रेम लिया और मैं इसको दोबारा क्लिक कर देता हूं। हाँ, यहाँ पे मैंने एक फ्रेम लिया और इस फ्रेम के ऊपर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया एक इमेज को, वो इसमें क्लिप हो गई। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, जब मैंने क्लिपिंग मास्क किया तो वो उसमें एक तरह से फिल हो गई, उसके एक्सपेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे ये जो मेरी इमेज है, ये पूरी टॉप और बॉटम से एकदम फिट हो गई। क्लिपिंग मास्क में क्या था, फिट नहीं हुई थी, लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये पूरी तरीके से क्या हो गई, टॉप और बॉटम से फिट हो गई। अब ये जो यहाँ पे आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर है, ये बेसिकली बॉर्डर नहीं है, ये शो कर रही है या इंडिकेट कर रही है कि आपकी इमेज की जो विड्थ है वो इतनी बड़ी है। तो अगर आप इस इमेज को और अच्छे से फिट करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी मैंने क्लिपिंग और मैंने फ्रेम दोनों के बीच में एक बारीक डिफरेंस क्या समझाया कि क्लिपिंग मास्क में वो आपकी जो इमेज वो सिर्फ क्लिप हो जाती है, उस शेप के अंदर जो उसके जस्ट नीचे एक जो शेप होता है उसके अंदर फिट नहीं होती है। लेकिन फ्रेम यहाँ पे क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, टॉप और बॉटम से इसको फिट कर देगा और बचा हुआ हिस्सा जो विड्थ के जो तौर पे है उसको वो हाइड कर देगा। फाइन, अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को रीसाइज करना है। हो सकता है मुझे फिट नहीं चाहिए और मुझे क्या करना है, इसको इमेज को रीसाइज करना है। तो ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे मेरे पास एक है, ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है मेरे फ्रेम को, और ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है मेरी इमेज को। अगर मैं इस इमेज के ऊपर ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की, इसके ऊपर क्लिक करता हूं और कंट्रोल टी यानी रीसाइज करना चाहता हूं इमेज को, तो मैं ये रीसाइज भी कर सकता हूं। ठीक है, और ये मैंने किया एंटर। अब आपको दोबारा उसी पोजीशन पे आना है, तो ऑब्वियसली या तो आप अंडू करिए या कंट्रोल टी करके दोबारा से उसको फिट करना चाहे तो फिट कर सकते हैं। तो ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है अभी, ये इमेज की बॉर्डर है। एक्चुअल आउटपुट जब हम इसको सेव करेंगे तब ये बॉर्डर नहीं दिखेगी, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। फाइन, अब मैं चाहता हूं नहीं, मुझे इस इमेज को रिसाइज नहीं करना है, मुझे इस फ्रेम को भी क्या करना है, बड़ा करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक किया। ध्यान रखिएगा, पहले इधर व्हाइट बॉर्डर आ रही थी, इस बार यहाँ पे व्हाइट बॉर्डर आ रही है। फाइन, तो यहाँ पे मेरा क्या, ये व्हाइट बॉर्डर आ गई। अब इस पे जब मैंने क्लिक किया तो अब मैं जो रिसाइज करूंगा वो मैं किसको करूंगा, वो मैं करूंगा फ्रेम को रिसाइज। ध्यान दीजिएगा, इधर जब क्लिक किया तो इमेज को रिसाइज किया, यहां पे जब क्लिक कर रहा हूं तो मैं फ्रेम को रिसाइज कर रहा हूं। तो एज पर मेरी रिक्वायरमेंट मुझे जो हिस्सा चाहिए वो मैं रखूंगा, जो नहीं चाहिए वो नहीं रखूंगा। तो इस सिंपल सा क्लिपिंग मास्क और फ्रेम टूल में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। अब आप कहते हैं कि मान लीजिए ये जो इमेज है मेरी, उसको मैंने काइंड ऑफ इस तरीके से सेट कर लिया। अब ये फ्रेम की साइज और इमेज की साइज दोनों मुझे परफेक्टली समझ में आ गई, लेकिन अब मैं इनको दोनों को टुगेदर रिसाइज करना चाहता हूं, यानी या तो छोटा करना चाहूंगा या बड़ा करना चाहूंगा। तो इस बार आप शिफ्ट के साथ इन दोनों को क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, सिंगल शिफ्ट के साथ तो आप क्या कर रहे हैं, सिंगल लेफ्ट क्लिक के साथ ओनली आप क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपको फ्रेम सेलेक्ट करनी है रिसाइज के तौर पे या इमेज सेलेक्ट करनी है रिसाइज के तौर पे। लेकिन शिफ्ट के साथ जब दोनों पे क्लिक करते हैं तो अब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो दोनों की जो साइज है वो मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैं मूव टूल की हेल्प से इन दोनों को मूव करा सकता हूं। अगर इमेज सेलेक्ट होती तो इमेज मूव हो जाती, फ्रेम सेलेक्ट होती तो फ्रेम मूव हो जाता। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरी दोनों सेलेक्टेड है, देखिए दोनों के ऊपर व्हाइट बॉर्डर एक तरह से आ रही है लेयर मेन्यू के अंदर, दोनों सेलेक्टेड है, मैं दोनों को यूज कर रहा हूं, यानी दोनों को मूवमेंट करा रहा हूं, यानी टुगेदर इनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है।
तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था फ्रेम का। अब आप सोचेंगे इतना सही तो है, लेकिन इतना नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ है जो आपको समझने की नीड है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। अभी मैंने क्या किया, फ्रेम टूल क्या किया, रेक्टेंगल तौर पे यूज किया। एंड ऑब्वियसली अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये एक स्क्वायर बनेगा, जो हम शेप टूल में या कई सारे मार्क्यू टूल में, कई सारे टूल्स में देख चुके हैं कि शिफ्ट के साथ आप एग्जैक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे मार्क्यू टूल में या फिर शेप टूल में हम रेगुलर बेसिस पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी साइज सेट कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट के साथ जब हम करते हैं तो ये एग्जैक्टली स्क्वायर फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूं तो मैं सर्कल अपनी हिसाब से चेंज कर सकता हूं। आप नोटिस करिए इस तरीके से आप देखेंगे ये काइंड ऑफ इलिप्टिकल बन गया, ये देखिए ये इलिप्टिकल बन गया। लेकिन अगर मैं यही चीज शिफ्ट के साथ करता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सर्कल। इन दोनों में बेसिक एक ही डिफरेंस है, शेप का डिफरेंस है। एक रेक्टेंगल या स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल या फिर आपके इलिप्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मैंने इमेज फिर ड्रैग की और ये मैंने ड्रॉप कर दी। फर्क क्या आया, इस बार ये सर्कुलर फॉर्मेट में यहाँ पे मेरा जो इमेज है वो सेट हो गई। अब इस इमेज को मैं अलग अलग जगह अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। सो ओवरऑल फ्रेम टूल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या था कि रेक्टेंगल के अंदर इमेज सेट करनी हो या सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर इमेज सेट करनी हो, आप अपनी इमेज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फ्रेम में या पर्टिकुलर एरिया में बांध के रख सकते हैं। सो ये बेसिक सा फ्रेम टूल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप कहोगे इतना सही, मैं कहूंगा नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें क्या है वो बात करते हैं। सो फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी मेन्यू है। ठीक है, आप प्रॉपर्टी मेन्यू जैसे अभी तो क्या है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है तो मेरा जो फेस है वो राइट टॉप में मुझे लाना पड़ रहा है, तो इसी वजह से मैंने प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेट कर रखा है। आप जब देखेंगे तो जहां पे अभी मेरा जो कैमरा का जो रिकॉर्डिंग आ रही है वो उसी प्लेस पे ये प्रॉपर्टीज कई बार विजिबल होती है, जैसा भी आपने अपने वर्क एरिया है, वर्क स्पेस को आपने सेट कर रखा है। तो अभी यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टीज आ रही है। अब इस प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो यहाँ पे मेरी फ्रेम टूल एक्टिव है और फ्रेम लेयर जो मेरी लेयर बनी थी वो सेलेक्टेड है और ये मैंने प्रॉपर्टीज ओपन करी। ये सिंपल सा लॉजिक है, जैसा हमने शेप में देखा था। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फ्रेम की साइज को, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये आप यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, ये भी फ्रेम की साइज को रिप्रेजेंट करता है, ये विड्थ को रिप्रेजेंट करता है और ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। बट नोटिस करिए मेरी इमेज जो थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, तो इस इमेज को मैं रीसाइज कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, छोटी बड़ी जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वैसे मैं कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये मेरा जो फ्रेम था उसकी प्रॉपर्टीज को मैंने विड्थ और हाइट दी। और अगर आप यहाँ पे जो अपना मिडल का ये जो आइकॉन है इस पे क्लिक करते तो इसका भी आपको पता है क्या काम आता है। अगर मैंने एक विड्थ को सेट किया तो ऑटोमेटिकली हाइट भी क्या हो गई, सेट हो गई। तो ये इन दोनों के बीच में मुझे क्या करता है, लिंक कराने का काम आता है, जो हम शेप टूल में और बाकी जगह भी यूज कर चुके हैं। सेम फॉर्मेट है, बस एक बार आपको बताने की नीड थी, वो मैंने बता दिया। फाइन, यहाँ पे जैसे शेप टूल में ये एक एक्स डायरेक्शन से कितना डिस्टेंस है और वाई डायरेक्शन से कितना डिस्टेंस है वही रिप्रेजेंट करता है। यानी इस फ्रेम की एक्स यानी कि यहाँ से लेफ्ट से लेके इस कॉर्नर तक क्या डिस्टेंस है और वाई यानी कि टॉप से लेके इस कॉर्नर तक क्या डिस्टेंस है। जनरली शेप टूल की तरह ही अगर आप इसकी पोजीशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि यहां से लेफ्ट से लेके ये जो डिस्टेंस है वो 100 पिक्सल हो, तो मैंने यहाँ पे 100 सेट कर दिया। सिमिलरली टॉप से लेके बॉटम तक भी क्या हो, 100 पिक्सल का गैप हो, तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। अब ये चीज आप मूव टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं, बस एक बार आपको बताना जरूर था तो बता दिया। फाइन, अब इस एरिया को मैं फिलहाल स्किप करूंगा, इसके बारे में भी आएंगे लेकिन फिलहाल स्किप करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा। अब ये क्या है, मेरा शेप है, मतलब सॉरी ये मेरा क्या है, एक फ्रेम है। अब फ्रेम के अंदर मैंने इमेज सेट कर रही है और मैं चाहता हूं कि इस इमेज के ऊपर एक स्ट्रोक लगे, जस्ट काइंड ऑफ मेरा क्या हो जैसे शेप टूल में होता है। क्लिप में भी जैसे हम स्ट्रोक वगैरह देना चाहे दे सकते थे, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक देना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया स्ट्रोक पे, ये मैंने रेड कलर का एक स्ट्रोक सेलेक्ट कर दिया एंड इसकी जो साइज है मान लीजिए मैं इसको 5 पिक्सल सेट कर देता हूँ।
तो आप नोटिस करेंगे क्योंकि ये सर्कुलर है तो सर्कल के तौर पे इसमें स्ट्रोक लगी। अगर ये स्क्वायर होता या रेक्टेंगल होता तो ऑब्वियसली उस फ्रेम के ऊपर स्ट्रोक लगता। स्ट्रोक यानी कि बॉर्डर। तो यहाँ पे मेरे को इसको बॉर्डर देनी थी। कलर वगैरह सेलेक्ट करने का सेम तरीका है जैसे हम हर बार डिस्कशन कर चुके हैं, कोई अलग चीज नहीं है, कोई स्पेशल चीज नहीं है, सेम पैटर्न है। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रोक दे सकता हूँ, नहीं देना चाहता हूँ तो अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ, चॉइस मेरी रहेगी। फाइन, तो ये मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। अब ये स्ट्रोक मुझे इनसाइड देनी है, ऑब्वियसली फ्रेम के अंदर की तरफ देनी है, या मुझे क्या करना है सेंटर में देनी है, आधी अंदर और आधी बाहर, या फिर मुझे आउटर साइड में देनी है। ये ठीक ब्लेंडिंग ऑप्शन में जैसे हमने डिस्कस किया था स्ट्रोक के अंदर कि मुझे इनसाइड देनी है, आउटर साइड देनी है, या फिर उसके मिडल में देनी है, वो है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रिमोट है, इस रिमोट को मान लेता हूं मैं लेयर या फिर कहूंगा फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं आउटसाइड तो इसके आउटर एरिया में मुझे क्या लगेगी, स्ट्रोक लगेगी। अगर मैं सेलेक्ट करता हूं इनसाइड तो इनसाइड यानी अंदर की एजेस की तरफ मुझे क्या लगेगी, स्ट्रोक लगेगी। और अगर मैं करता हूं सेंटर तो आधी अंदर और आधी बाहर, ये मेरे स्ट्रोक लगेगी। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। तो ये भी मेरा क्या हो गया, काइंड ऑफ फ्रेम टूल की एक एक्टिविटी हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज को मैं यूज करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकता हूँ। फाइन, काफी इजी सा कॉन्सेप्ट था, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। अब फ्रेम टूल को कैसे यूज किया जाता है वो डिस्कस कर ली, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली। अब उस प्रॉपर्टी में ये एक जो टॉपिक आ रहा है वो मेरा थोड़ा क्या आ रहा है, अलग टॉपिक आ रहा है। अलग मतलब इसी से रिलेटेड है, बट एक अभी तक आपने जितना भी किया है वो थोड़ा बहुत सिमिलर था जो मैं पहले कई सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे शेप टूल में जैसे प्रॉपर्टी चेंज करते वैसे यहाँ पे हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी तक हमने किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं कर रखा है, ना ही ये कोई सिमिलर है। तो ये पूरा अलग टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट इमेज, सॉरी इंसर्ट बोल दिया मैंने, इंसर्ट इमेज। अब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके आना था, वो मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 ऑप्शन है। अब ये 4 सिंपल नहीं, कई बार अलग अलग तरीके से ऑप्शन आते हैं, उसकी बात करते हैं। सो पहला ऑप्शन आता है फाइंड अडॉप्ट स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक इमेजेस आप सभी को पता है, जो ग्राफिक फील्ड में एंट्री कर चुके हैं उनको स्टॉक इमेजेस के बारे में डिटेल पता है कि बेसिकली आपको अगर एक वेबसाइट है जहां पे आपको अलग अलग तरह की कैप्चर्ड हुई या क्रिएट की हुई अलग अलग डिजाइन की इमेजेस मिलती है, आप ग्राफिक के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। या फिर एडोब फोटोशॉप का जेन्युइन सॉफ्टवेयर है तो लिमिटेड स्टॉक इमेजेस आपको मिलती है, वो आप यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक अलग वेबसाइट होगी जहां पे इमेजेस आप परचेस्ड या फिर जैसे टेम्परेरी तौर पे यूज करना चाहते हैं एज अ, उसमें ऑब्वियसली फिर वाटरमार्क वगैरह काफी कुछ आएगा, वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अपने सिस्टम से नहीं लेके उस एडोब की स्टॉक की वेबसाइट से अगर आप इमेजेस उठाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको ब्राउजर पे रिडायरेक्ट करा देगा और आप वहां से इमेजेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, दूसरा ऑप्शन आता है ओपन लाइब्रेरीज। अब ओपन लाइब्रेरी से मतलब क्या है कि एडोब फोटोशॉप जब आप परचेस करते हैं तो क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर एडोब फोटोशॉप आपको अलाउ करता है कि आप अपनी जो इमेजेस है या पीएचडी है या जो भी आप ग्राफिकली क्रिएट कर रहे हैं वो आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। और वहां ऑनलाइन से अगर आपको उठाना है तो आप ओपन लाइब्रेरीज कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली आपको क्रिएटिव क्लाउड के जो यूजर नेम है या पासवर्ड है वो आपको लगाने पड़ेंगे, लॉगिन करना पड़ेगा और आप अपनी लाइब्रेरी से जो भी इमेजेस है या जो भी ग्राफिक्स है वो उठा सकते हैं, उसको एज अ यहाँ पे आप फ्रेम में सेट कर सकते हैं। तो ये 2 सिंपल से ऑप्शन थे। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन से, ये 2 है। ठीक है, अब ये क्या चीज है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, एक रेक्टेंगल में क्या कर देता हूं, बट इस बार मैं क्या करूंगा, इसको पोर्ट्रेट मोड में क्रिएट करूंगा। और यहां पे मैं क्या करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं करूंगा प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क एम्बेडेड। अब क्लिक करता हूं तो आपके पास ये जस्ट काइंड ऑफ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी और जेपीजी और पीएनजी कोई भी फाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये काइंड ऑफ वायर फ्रेम एक मैंने ऑलरेडी जो पहले बना रखे हैं कुछ पीएचडी, उन्हीं को यूज कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वायर फ्रेम पे डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप नोटिस करेंगे जो पूरा वायर फ्रेम हमने बहुत पहले बनाया था वो पूरी पीएचडी, इसको मैं अलग से एक फाइल भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैं
वाया फ्रेम को अलग से ओपन कर देता हूँ। ये एक इमेज नहीं है, आप देखिए मल्टीपल ग्रुप्स के साथ ये पूरी एक पीएचडी क्रिएटेड है और इस पूरी पीएचडी को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया। फाइन, तो मुझे इसकी ना तो जेपेक निकालनी पड़ी, ना पीएनजी निकालनी पड़ी, ना ही मुझे इसको सेव और वेब करना पड़ा, यानी कुछ अलग से मेरे को इसकी फाइल लेने की जरूरत नहीं है। मुझे इस फ्रेम में इस पूरी पीएचडी को सेट करना है, यानी इस पूरी पीएचडी के जो आउटपुट है, जो लास्ट आउटपुट होगा उसको जो मुझे सेट करना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और ये मैंने क्या किया, कैसे किया, प्रॉपर्टीज में जाके, ये मेरी फ्रेम सेलेक्ट थी, प्रॉपर्टीज में जाके प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क एम्बेडेड पे मैंने क्लिक किया। अब बाकी चीजें सेम है, मैं इस पे जब क्लिक करता हूं कंट्रोल टी करूंगा, इसको रीसाइज कर सकता हूं एज पर मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मूव करा सकता हूं, यानी जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। जस्ट काइंड ऑफ अब ये एक तरह से इमेज की तरह वर्क कर रही है और मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, फ्रेम की साइज मुझे कम ज्यादा करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वो मैंने मान लो कर दी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब ये कहाँ काम आएगी, जैसे ये मेरा वाया फ्रेम है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये मेरा वाया फ्रेम है। अब यहाँ पे तो क्या हम डायरेक्टली लिखते थे 280 पिक्सल या फिर जो भी इमेजेस है उसका नाम डाल देते हैं, लेकिन कई बार आपको जब वेबसाइट की डिज़ाइन बनानी पड़ती है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट की एक डिज़ाइन बनाई हुई जरूर पड़ी होगी, ये वाली देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये वेबसाइट की डिज़ाइन बनाई हुई पड़ी हुई है। फाइन, अब ये क्या चीज़ की थी हमने, उस केस में तो हमने क्या किया था, एक शेप लिया था और उसके ऊपर ये हमने अलग अलग आइकॉन्स लगाए थे और नाम लिखा था। कई बार इनकी जगह या फिर इधर हमने बात की थी, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको क्लिप किया था इमेज को, इस शेप के अंदर मैंने क्या किया था, क्लिप किया था। देखिए एक मैंने सर्कुलर शेप लिया था, उसके अंदर इस इमेज को किया था क्लिप। तो अगर मेरे को कई बार क्लिपिंग करनी पड़ जाती है या कई बार मुझे ऐसी क्रिएटिव पीएचडी जो मुझे बनाई हुई पड़ी हुई है उसको अगर डायरेक्टली मेरे को यूज करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली जब भी आप वेबसाइट की डिज़ाइन बनाते हैं या उससे रिलेटेड मॉकअप्स बनाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइन बनाते हैं, वहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली पूरी पीएचडी या फिर डायरेक्टली आपको कोई इमेज क्लिप करके रखनी पड़ती है तो आप इस तरीके से भी इमेज को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इसका यूज़ किया। फाइन, आई थिंक इसमें आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे फ्रेम को सेट किया, ये मैंने फ्रेम को सेट किया, इसको रीसाइज थोड़ा कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली आपको विजिबल हो। फाइन, तो ये मेरी फ्रेम और मेरी इमेज, यानी डायरेक्टली मैं पीएचडी को यूज़ भी कर सकता हूँ और डायरेक्टली मैं इमेज को भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा है जो नहीं आप पीएचडी यूज़ करें। फाइन, ये एक टॉपिक हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये मैंने फ्रेम लिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा के सीधा प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ में मैंने एम्बेडेड पे क्लिक किया और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग इमेज यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने किया डार्कन इमेजेस, हमने ऑलरेडी एक पीएचडी ओपन कर रखी है, ये वाली जो इमेज है इसकी एक पीएचडी बना के रखी हुई है। मैं आप एक बार ये सारे क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। फाइन, अब मैं एक पीएचडी ओपन कर देता हूँ जो अभी मैंने सेलेक्ट की, ये रही मेरी पीएचडी। फाइन, इसके अंदर मैंने अलग अलग ब्लेंड मोड यूज़ कर रखे जो हमने एक प्रैक्टिकल किया था ब्लेंड मोड समझाने के टाइम, ये वही सेम पीएचडी है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने ये पीएचडी ओपन कर रखी है और इस मैंने यहाँ पे फ्रेम ओपन किया है। फ्रेम के अंदर मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज की हेल्प से इस पूरी पीएचडी को यहाँ पे अप्लाई कर रखा। ये मेरी बन गई एक फ्रेम, इसको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। फाइन, ये मेरी एक फ्रेम हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी एक फ्रेम बना रहा हूँ। ये फ्रेम बन नहीं रही है, एक सेकेंड, चलिए एक न्यू पीएचडी ले लेते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये मैंने एक और फ्रेम बना दी। फाइन, इस वाले केस में मैंने क्या किया था, एक पीएचडी ली थी लेकिन उसको मैंने एम्बेडेड करके यूज़ किया था। और इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सेम पीएचडी ले रहा हूँ लेकिन इस बार मैं फोर्थ ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क, और इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेम पीएचडी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी बाकी सेम है, बस इस वाले केस में क्या फ़र्क है कि अगर मैं यहाँ पे पीएचडी लिंक्ड करवाता हूँ और इस पीएचडी में जाके मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ सेव, तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस यहाँ पे दिख जाएगा। यानी कि कई बार क्या होता है, बेसिकली आप अलग अलग तरह की इमेजेस यूज़ करते हैं, वो इमेजेस आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब वो इमेजेस आप वेक्टर के तौर पे ले रहे हैं या डायरेक्ट ले रहे हैं, वो आपकी चॉइस रहती है। फाइन, लेकिन कई बार अगर आप पीएचडी उठाते हैं
और पीएचडी में अगर आपने वो एम्बेडेड वाला ऑप्शन किया है और पीएचडी को आप अलग से कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो आपकी फ्रेम में अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो आपने दो डिफरेंट पीएचडी को आपस में लिंक कराया, यानी कि इस पीएचडी के अंदर फ्रेम की हेल्प से मैंने दूसरी पीएचडी को लिंक कराया, जैसे कि अभी मैंने इन दोनों में सेम इमेज ली थी, और लिंक के केस में अगर मैं यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूं और इसको सेव करता हूं तो वो मॉडिफिकेशन मुझे अपनी इस एक्चुअल पीएचडी के अंदर दिखाई देगी। सो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स थे यूज करने के लिए। अब वो आपकी चॉइस रहती है आप उसको किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। फाइन, अब जैसे मैंने मॉकअप बनवाया था, मतलब जब मैंने आपको मॉकअप का एग्जांपल दे रहा था, पढ़ा रहा था, तो उस केस में हमने क्या किया था, पूरी इमेज पहले वेबसाइट की पूरी जेपेग निकाली, उसको फिर क्लिप मास्क किया और फिर उसको यहाँ पे यूज किया। लेकिन अब वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको आइडिया लग गया है कि आप किस तरीके से इस मॉकअप को डायरेक्टली यानी इस पूरी पीएचडी को आप यहाँ पे एज अ फ्रेम में सेट कर सकते हो। बस फर्क क्या रहेगा, आपको एक फ्रेम बनानी पड़ेगी इस साइज की और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा लिंक करवाना चाहे या एम्बेडेड करवाना चाहे, वो आपकी चॉइस रहती है, वो करवा सकते हैं। सो आई थिंक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट और आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि फ्रेम समझा दिया, प्रॉपर्टी समझा दी और लिंक और एम्बेडेड करना भी समझा दिया, अब टॉपिक ओवर? नहीं, एक छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक, आपको काम बहुत जगह आने वाला है, वो हम इसमें एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब वो क्या चीज है, मान लीजिए एक मेरी पीएचडी बनी हुई है, मैं क्या कर देता हूँ, एक सिंपल सी 500 बाय 500 की एक पीएचडी ओपन कर रहा हूँ और इस पीएचडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ या फिर ओपन कर रहा हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ये स्लाइस ले लीजिए, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एक अलग पीएचडी ले रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं एक अलग पीएचडी ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक इमेज को सेट कर दिया, फाइन, परफेक्ट। दूसरी मैं क्या कर रहा हूँ, एक और इमेज ले रहा हूँ, मान लीजिए इसी को ही ले लेते हैं, इसको भी अनलॉक किया और इसको मैंने अपनी मेन पीएचडी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। रिसाइज वगैरह जैसा आप करना चाहे आप कर सकते हैं। दो इमेजेस हो गई। थर्ड इमेजेस और ले रहा हूँ मैं, एक और मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, इसको अनलॉक किया और इसको मैंने ड्रैग और ड्रॉप किया, सिंपल। रिसाइज भी करना चाहे आप कर सकते हैं, ये मैं रिसाइज कर देता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फाइन, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिएगा, अभी मैंने क्या किया, 3 अलग अलग लेयर्स ली है, आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिसाइज विसाइज जो करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां जाऊंगा विंडो में एक ऑप्शन आता है लेयर कॉम्प्स, ठीक है। लेयर कॉम्प्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैंने ऑब्वियसली मेरी कैमरा रिकॉर्डिंग की वजह से मुझे यहाँ सेट करना पड़ा, अदरवाइज ये भी इस लेयर के ऊपर ही आपको विजिबल होता। लेयर कॉम्प्स क्या करता है, आपकी जो लेयर्स है उसका जस्ट काइंड ऑफ एक स्नैपशॉट, या फिर ये कहते हैं जब हम मोबाइल चलाते हैं तो कई बार हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, तो ये काइंड ऑफ वैसा समझ लीजिए कि आपके जो लेयर्स है उसका ये एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर देता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने मान लीजिए उसमें क्या करना है, मुझे इसको स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, विजिबिलिटी को क्लिक करूंगा और इसका कोई नाम देना है तो मैं नाम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया टेक्स्ट ओवर पोर्ट्रेट, ये मैंने इसका नाम दे दिया और ये मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरा पहला स्क्रीनशॉट हो गया, फर्स्ट लेयर को हाइड किया। अब सेकंड लेयर की बात करते हैं, अगेन प्लस करूंगा और मैंने मान लीजिए इसको कर दिया साइट सीन, विजिबिलिटी चेक्ड है, ध्यान रखिएगा इसको अनचेक नहीं करना है, ये मैंने किया साइट सीन। तो ये मेरी सेकंड, यहाँ पे नोटिस करिए, एक मेरा टेक्स्ट ओवर पोर्ट्रेट था और ये साइट सीन दूसरा मेरे पास आ गए। अब इसको भी मैंने हाइड किया, अगेन प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और ये मैं लिख दूंगा बैनर, ठीक है, बैनर 1, जो भी मेरे को नाम देना है एज पर मेरी रिक्वायरमेंट, ये मैंने इसको तीसरा नाम दे दिया। तो आप नोटिस करेंगे मेरे पास 3 तरह के जो है साइट सीन आ गए, या फिर ये कहूँ कि 3 तरह के मेरे तीनों के तीनों स्क्रीनशॉट सेव हो गए। अब इस पीएचडी को मैं सेव कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा क्या कर रहा हूँ, इस पीएचडी को मैं सेव कर रहा हूँ और मैंने इसको मान लीजिए नाम दे दिया लेयर कॉम्स पार्ट 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं वापस से अपने फ्रेम वाले कॉन्सेप्ट पे कि ये किस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। तो अभी मैं अगेन एक एक पीएचडी बनाता हूँ, ये मैंने एक फ्रेम सेट किया और इस फ्रेम के अंदर मैं क्या कर देता हूँ,
प्रॉपर्टीज में जाके, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज में जाके क्लिक करता हूं और एम्बेडेड पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया लेयर वाली जो मेरी पीएचडी है, नंबर 2 वाली जो थी, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। अब आप देखेंगे कि इसका जो मेन आउटपुट था, जो लास्ट आउटपुट था, वो मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे विजिबल हो रहा है। लिंक वाले केस में मैं जो रन टाइम पे चेंजेस कर रहा था और सेव कर रहा था, वो यहाँ पे आ रहे थे। अभी मैंने एम्बेडेड सेलेक्ट किया हुआ है और जो लास्ट आउटपुट है मेरा इस फ्रेम का, या सॉरी इस पीएचडी का, वो मुझे यहाँ पे इस फ्रेम में सेट हुआ और दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लास्ट डॉक्यूमेंट लिस्टेड, यानी लास्ट आउटपुट है वो आएगा। और 3 जो लेयर कॉम्स मैंने सेट कर रखे थे, जैसे कि टेक्स्ट ओवर पोर्ट्रेट, जैसा कि साइड सीन, जैसा कि बैनर 1। अब आप नोटिस करिए क्या हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि मैं एक वेबसाइट की डिजाइन बना रहा हूं और मैंने एक ही डिजाइन के अंदर अलग अलग आर्टबोर्ड सेट कर रखे हैं, और उन अलग अलग आर्टबोर्ड का, या फिर ये कहूं कि उस एक पर्टिकुलर पीएचडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग लेयर को मैं सेट कर सकता हूं, और जैसी मेरी रिक्वायरमेंट आ जाती है उसके अकॉर्डिंग मैं यहीं पे डायरेक्टली चेंज कर दूंगा। मुझे वापस उस पीएचडी में जाने की जरूरत नहीं है, या मुझे उसका कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि आपने उस पूरी पीएचडी की थंबनेल बना दी, और उस थंबनेल को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा चूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वेबसाइट की डिजाइन थी, मैं यहाँ पे वेबसाइट की जो पीएचडी है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक मैंने लेयर जो सेट कर ली थी, इन केस फ्यूचर में मुझे ये लेयर नहीं चाहिए, मुझे कोई और इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दूसरी इमेज ड्रैग करूंगा, ड्रॉप करूंगा, या कुछ और एक्टिविटी करूंगा। लेकिन अगर वो इस तरीके से लिंक हो रखी हो, लेयर कॉम्स के अकॉर्डिंग सेट की हुई हो, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। सिंपल, मुझे ज्यादा एक्टिविटी करने की नीड नहीं पड़ेगी। और ये काफी जगह हमारे क्या करता है, जो हमारे एफर्ट है वो काफी रिड्यूस कर देता है। कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ होती है, कई बार कुछ होती है, फिर 10 तरह के चेंजेस आ जाए, इन सब में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपरली फ्रेम का यूज कर लिया तो हमें ये कई सारी एक्टिविटी करने की नीड नहीं पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हम ये मॉकअप्स वगैरह बनाते हैं, जो अभी हमने वेबसाइट का एक मॉकअप देखा था, कई बार हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि 5-6 पेजेस वेबसाइट के बना दिए, उन सबको एक मॉकअप में सेट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हम अलग अलग फ्रेम बनाते हैं और पूरी पीएचडी यहाँ पे क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। इन केस पीएचडी में चेंज, तो यहाँ पे भी हमारा मॉकअप में भी चेंज हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम टूल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं, एम्बेडेड करवा सकते हैं, और ऑब्वियसली एडोब स्टॉक की वेबसाइट से हम इमेजेस उठा सकते हैं, या क्रिएटिव क्लाउड के अकाउंट से हम इमेजेस उठा सकते हैं, या फिर इसको विथ हाइट देनी हो, या इसमें स्ट्रोक देना हो, वो सब भी हम कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये एक सिंपल सा स्मॉल सा टूल था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। तो कई सारे केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक इस पूरे सिनेरियो में हमारा सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हमने पूरे सिनेरियो में पहले क्या डिस्कशन किया, हमने इसको डिस्कशन किया कि फ्रेम को आप अलग अलग शेप में, यानी 2 शेप में यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल या फिर एलिप्टिकल। अब उस रेक्टेंगल को आप स्क्वायर बना सकते हैं और एलिप्टिकल को आप सर्कल बना सकते हैं, चॉइस इज अप टू यू। सेकेंड पोर्शन में हमने देखा था कि हम उसको शेप की तरह प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया या फिर स्ट्रोक की थिकनेस हो गई, वो हम इसमें दे सकते हैं। इनसाइड, आउटसाइड या सेंटर में भी हम स्ट्रोक को सेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमने क्या बात की थी कि हम इसको अलग अलग तरीके से एम्बेडेड या लिंक करके हम इसमें पीएचडी को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर आप इमेज को भी यूज करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो में फ्रेम टूल छोटा टूल जरूर है, लेकिन कई जगह यूज आता है और काफी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लेना बहुत जरूरी था। आगे आने वाले वीडियोस की में कई बार हम इसको अब यूज करने वाले हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई माइन्यूट सा मिस्टेक हो गई या माइन्यूट सा डाउट रह गया या कोई चीज पार्ट ऐसा लगे कि कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आपका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको मैं और स्ट्रॉन्ग बना सकूं। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।